नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, एक जो है इंटरव्यू देखा गया जी न्यूज़ पर। आदित्य त्यागी जो है वो बीजेपी के अध्यक्ष गगन प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा से साक्षात्कार वो ले रही थी। उन्होंने जो एक रटाया जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी वालों का और जो कि अन्य छोटे छोटे दलों से भी कहलवाते हैं कि बीजेपी देश को तोड़ती है, आरएसएस देश को तोड़ती है। अब ये जेपी नड्डा महोदय और आरएसएस समेत इतना नैतिक रूप से हीन है किसके सामने, जो इस देश को जिसने इस देश को तोड़ करके तार तार कर दिया है। यही सवाल तो हमारी जो आदरणीय भारतीय अवाम है उसको जो है पूछना चाहिए ये बीजेपी वालों से, जेपी नड्डा से, मोदी महोदय से, कि आप इतने जो है नैतिक हीन क्यों बन जाते हैं, जो इसे देश को जो तोड़ने वाली है। ये पूरा संसार जानता है, दुनिया जानती है कि देश को तोड़ने वाली जीएनपीसी ही है, जिसने देश को बंटवाया, जिसके गद्दार नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का एक विश्वासघाती नारा जो है वो अपने दुश्मन चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाओ के साथ लगवा करके 1959 में जो है चीनी सेना को नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जो कि वर्तमान का अरुणाचल प्रदेश है, उसमें घुसवाया है। 62 के युद्ध के बहाने उसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अपने देश की जो है 42,000 वर्ग मील दुश्मन चीन के हाथों में सौंपा। और सीमा पर कोई सड़क न बना करके इन जीएनपीसी वालों ने, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी वालों ने जो है चीन को 10,000 वर्ग मील और घुसवाया और इस देश को जातिवाद, संप्रदायवाद, सांप्रदायिकता, भाषावाद, और ये नेहरू ही था, वो गद्दार भारत विरोधी नेहरू ही था कि जब प्रांत बनाने की बात आई, देखिए अमेरिका भी आज़ाद हुआ था। अमेरिका भी वो इंग्लैंड वाले अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। तो वहाँ के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने जरा भी सलाह नहीं ली इन अंग्रेजों से, क्या पहले आप जाइए और हम अपनी व्यवस्था खुद करेंगे। जब वहाँ प्रांत बनाने वाली बात आई अमेरिका में,
तो उन्होंने वर्टिकल लाइंस यानी ऊर्ध्वाधर रेखाएं या खड़ी रेखाएं उस नक्शे पर, अमेरिका के नक्शे पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं या खड़ी रेखाएं या वर्टिकल लाइंस, और इसके बाद उसके समकोण में उसके परपेंडिकुलर क्षैतिज रेखाएं, हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी पट्ट रेखाएं खींच दिया, जो उसमें 50-51 प्रांत बन गए। लेकिन ये भारत का सबसे बड़ा दुश्मन जो है, ये नेहरू जो है, भाषा के आधार पर यानी प्रांत बनवाया। तो आज सभी भारतीय भाई बहन के सामने बात है कि जहां पर भाषाई कट्टरता भारतीय एकता की और भारतीय भाईचारा की इतनी बड़ी शत्रु बनी हुई है, भाषा के आधार पर जो प्रांत बने हैं वो प्रांतीय कट्टरता भी उसी प्रकार भारतीय एकता की दुश्मन बनी हुई है। तो ये उस घोर गद्दार नेहरू की देन है। तो भाषा के आधार पर भी देश को बांटा, प्रांत के आधार पर भी देश को बांटा, और जातिवाद संप्रदायवाद तो सांप्रदायिकता तो थी ही। तो इस देश को बड़े खंड खंड जो जिसने किया है, और पाकिस्तान जो भारत का बंटवारा करके ही जो है वो इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता हथियाने की अपनी हवस पूरा की। वो बराबर बीजेपी आरएसएस पर यह आरोप लगाती है कि यह देश को तोड़ती है। अब बीजेपी वाले और अच्छा, भारतीय अवाम ताकत दल को यह आशंका थी, लेकिन साक्षात यह देख लिया गया कि उसी बीजेपी का अध्यक्ष नड्डा, गगन प्रकाश नड्डा जो है, किस तरह से भीगी बिल्ली बन करके, नैतिक रूप से हीन हो करके उस संगठन के आरोप को स्वीकार रहा है, जो संगठन इस मुल्क को मैंने तोड़ करके तार कर दिया है। इस विकट स्थिति के लिए हमारे सभी भारतीय भाई बहन इन बीजेपी वालों से जरूर पूछें कि भाई देश के तोड़ने वाले तुम नहीं हो, ये पता है। देश के तोड़ने वाला आरएसएस नहीं है, ये पता है। लेकिन जो देश को तोड़ने वाला है, जब वो आरोप तुम पर लगाता है, तो तुम भीगी बिल्ली बन करके उसके आरोप को यानी क्यों स्वीकारते हो? और सिर्फ इसलिए, उन गद्दारों को बचाने के लिए, उन गद्दारों की रक्षा करने के लिए। यही गद्दारी बीजेपी की है, आरएसएस की है और मोदी जी की है देश के खिलाफ। बीजेपी की इस देश के खिलाफ गद्दारियों का भी अब काफी सिलसिला जो है देश के सामने आ रहा है। ये और भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या वो विघटनकारी ताकतें हैं, वो जो बीजेपी का विरोध करती हैं, सिर्फ जो है वो निहित स्वार्थ में। अब जैसे ये आम आदमी पार्टी, वो कहती कि हम स्कूल बनवा देंगे, अस्पताल बनवा देंगे। खुद दिल्ली के लोग ही बता देंगे कि स्कूल अस्पताल के विषय में ये गद्दार केजरीवाल हमारे दिल्ली के भारतीय भाई बहनों के साथ क्या छल किया है, क्या कपट किया है और क्या झूठ बोल रहा है, वो खुद बयान कर देंगे। तो इस विषय में जाकर के हमारे गुजरात के भारतीय भाई बहनों को यह भ्रमित कर रहा है। अब उसके हौसले बढ़ गए हैं। देश में, हमारे भारत के अंदर जो है देश विरोधी ताकतें यानी भारत के दुश्मन ताकतों के हौसले बढ़ गए हैं, इसलिए कि लोग पता नहीं वो आउट ऑफ इग्नोरेंस या जानकारी के अभाव में, जो भी हो, देश के दुश्मनों को अब तक देखिए स्थिति गंभीर यह है कि अब तक जो है यानी समाज का जो सबसे गंदा तत्व है, गंदा तत्व माने जो हमेशा अपनी जनता से बराबर जो झूठ बोलता है, घोर किस्म का अपराधी है, घोर किस्म का भ्रष्टाचारी है,
और तिकड़मी है, इसको हमारी आवाम जो है वो मानसिक रूप से गुलाम हो करके इनको वोट कर रही थी। अब स्थिति यह है कि भारत के दुश्मनों को, देश के गद्दारों को भी वोट कर रही है। ये बहुत बड़ी गंभीर स्थिति है और एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय कलंक है। इस कलंक को हर हालत में दूर करना होगा। ये आम आदमी पार्टी का केजरीवाल वो मोदी सरकार, वो वहां पर बीजेपी सरकार को घेर रहा है जो मोरबी में घटना हुई। इस गद्दार केजरीवाल से, और इस गद्दार केजरीवाल के विषय में शायद बीजेपी वाले ये दिल्ली में कुछ कांड निकाल रहे हैं कि इसने हजारों लोगों को मारा है, वो तो अलग है। लेकिन ये केजरीवाल उस पार्टी के साथ 2013 में सरकार बनाया था, और ये हमारी जो है गुजरात के जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, जो दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, जो पंजाब के आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, और भी मैंने जो शेष भारत के जो भारतीय भाई बहन हैं, इस गद्दार केजरीवाल से पूछें कि 2013 में तुमने उनके साथ सरकार बनाई जिसने जो है भोपाल गैस त्रासदी का जो मुख्य आरोपी था एंडरसन, उसको भगाने के लिए यही गद्दार राजीव गांधी ने मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को बाईपास करके सीधे कलेक्टर और एसपी को कहा कि भाई इनको एयरपोर्ट पर छोड़ा। कौन? जिसने हजारों लोगों को मारा, एंडरसन ने। वो केजरीवाल आज उस केजरीवाल से हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ये सवाल कर रहे हैं, और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसे जेएनपीसी से भी सवाल कर रहे हैं कि तुम तो वो हो कि जो हमारे देश के हजारों लोगों को मारने वाले वो एंडरसन को तुमने जो है वो मैंने मध्य प्रदेश के कलेक्टर और एसपी को आदेश दिया कि उसको ससम्मान जो है वो हवाई जहाज में बिठा करके देश के बाहर भगा दो। वो भी मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को बाईपास करते हो, और मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को कहा गया कि आप उसके आगे हाथ जोड़े जो हाथ जोड़े खड़े रहिए। तो इस तरह के जो है ये अवाम विरोधी हैं, देश विरोधी हैं जेएनपीसी वाले। इनका एक वो काला इतिहास है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ये बीजेपी ये तथ्य उसके सामने नहीं रखेगी ताकि वो राजीव गांधी या जेएनपीसी वाले बेनकाब हो जाए। यही चीज़ हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार, देखिए ये मोदी जी विकास फलाने ठिकाने तमाम रुपया को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बना रहे हैं, और वो हिंदुत्व का एक नाटक कर रहे हैं, और फलाने और इसका विश्वगुरु सब ये बकवास है। देश के इतने खतरनाक दुश्मनों को पालना, उसके आगे भीगी बिल्ली बनना, उसके उन सारे आरोपों को जिस आरोपों के लिए खुद वो जिम्मेदार है जेएनपीसी, वो आरोप जब बीजेपी पर लगाती है तो बीजेपी भीगी बिल्ली बनकर के उन आरोपों को स्वीकारती है। इस विचित्र स्थिति का बीजेपी वालों को, मोदी महोदय को, आरएसएस वालों को जवाब देना पड़ेगा देश को। क्यों? और देश धीरे धीरे तो तुम जवाब दो न। देश जान रहा है सिर्फ इस अभिशाप जेएनपीसी की रक्षा करने के लिए। तो जो जेएनपीसी की रक्षा करता है वो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। मोरबी की घटना पर तमाम कांग्रेस वाले घेर रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी वाले एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि तुमने जो 6,000 लोग मर गए थे साहब, 6,000 मौतों का जिम्मेदार एंडरसन को इसी गद्दार राजीव गांधी ने कलेक्टर मध्य प्रदेश के कलेक्टर और एसपी को आदेश दिया कि उस हत्यारे एंडरसन को
जो है वो एयरपोर्ट पर जो छोड़ा ताकि वो देश के बाहर भाग जाए, और उसके आगे अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का हाथ जोड़े खड़ा है। वो आज ये कह रहा है मोरबी की घटना पर कि ये जांच नहीं अच्छा, और उसके तमाम चमचा किस्म के भारत विरोधी ये चमचे माने मीडिया के, वो एनडीटीवी का संकेत उपाध्याय वगैरह जो है। तो सवाल इस बात का, मोदी जी का विकास जो है वो बिल्कुल फालतू का है। एक और विकास दिखा रहे हैं, दूसरे जो है देश के दुश्मनों को उनको पाल रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो देश के दुश्मनों को पालने वाला देश का दुश्मन, देश के गद्दारों को पालने वाला देश का गद्दार, ये है। जैसा कि पिछले एकाध एपिसोड और कथानक के माध्यम से यह बताने का यह प्रयास किया गया था कि ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं, वो अपनी काबिलियत के आधार पर और जो परिस्थिति पैदा हुई है ब्रिटेन में, उसके अनुसार जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन यहाँ की जो विघटनकारी ताकतें हैं, जिनको हर चीज में अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, मुसलमान, हिंदू यही दिखता है, तो इसी अनुसार जो है एक हवा बनाते हैं कि यहाँ भी मुसलमान प्रधानमंत्री फलाने ठिकाने। हालांकि ये भी रिकॉर्ड उनका जो आरोप लगाते हैं, तो और जब इस तरह की बात कहते हैं, तो अब इसकी कथा बड़ी विचित्र है। देखिए, असल बात है कि भारतीय जनता का दिल जिस माहौल के लिए बात करता है, हमारी आवाम देखती होगी, इसके ठीक विपरीत जहरीला वातावरण भी जो है, ये जितने भी राजनीतिक दल हैं वो क्या बना रहे हैं, किस तरह का वो तर्क प्रस्तुत करते हैं, किस तरह का वो नैरेटिव से सेट करते हैं, किस तरह का वो इकोसिस्टम बनाते हैं, सिर्फ देश विरोधी, भारत विरोधी, कि भारत जो है एक संवैधानिक राष्ट्र के रूप में विकसित न होने पाए। भारत जो है वो जो है एक संवैधानिक इकाई के रूप में न होने पाए, और हमारे देशवासी इस देश के नागरिक के रूप में न देखे जाएं और न समझे जाएं। ये साजिश चल रही है जो है पूरे देश में। और हमारा देश जो है हिंदू मुस्लिम और जो है प्रांतवाद, भाषावाद, कट्टर और जो है और क्षेत्रवाद और जातिवाद, संप्रदायवाद के ही विघटन में उलझा रहे। इसके रहते मोदी जी आपका विकास जो है किस काम का, और झूठ मूठ का जो ये हवा बना रहे कि विश्व गुरु बन रहा है, वो बन रहा है, सब बकवास। देश के दुश्मनों को, और वो भी कभी बात की जाती है कि भाई पाकिस्तान मेरा दुश्मन है कि नहीं है, चीन मेरा दुश्मन है कि नहीं है। हमारे देश के लोग जानते होंगे कि चीन से और पाकिस्तान से अधिक खतरनाक दुश्मन तो इस देश के अंदर है। भारतीय जनता का दल बराबर बता रहा है, जीएनपीसी और कम्युनिस्ट वाले। तो यही बात जब मैं कुछ लोगों के बीच में व्यक्तिगत रूप से छेड़ा कि देखिए ऋषि सुनक जी है किन परिस्थितियों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, और इसमें बहुत गर्व करने वाली भी बात नहीं है भाई। जो भी काबिल होगा वो आगे आएगा। तो जब मैं इस बात को मैंने रखा, समझाया कुछ लोगों के बीच में, तो और बताया कि यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जीएनपीसी मैंने गांधी नेहरू परिवार चल चौकड़ी काकस, या जिसको आप सभी लोग भ्रम से, भूल से या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, और भी जो पार्टियां हैं जो विघटन और विखंडनकारी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के बीच में है, वो बस उसको अल्पसंख्यक के रूप में इस तरह से कर रही हैं, क्योंकि उनकी ऐसी आदत है। तो एक हमारे भारतीय भाई इस बात को तुरंत ताड़ गए कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। वो उन्होंने ये कहा कि हाँ साहब बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या एक जानवर ऐसा है कि उसके सामने कितना भी अच्छा पकवान आप रख दीजिए वो नहीं खाएगा, उसको हमेशा गंदगी ही पसंद होती है।
वो पकवान को छोड़कर उस गंदगी को ही खाएगा। तो वो भारती भाई कह रहे थे कि यही हाल जो है इस समय सभी राजनीतिक दलों का हो गया है कि हर चीज में अल्पसंख्यक और जो है मुसलमान, दलित, यही दिखता है सब लोगों। कभी भी इनको कभी पूरा समाज नहीं दिखता है, न कभी पूरा देश दिखता है, न कभी ये संविधान की बात मानते हैं कि भाई कि सभी लोग बराबर हैं, न इसमें कोई अल्पसंख्यक है, न कोई बहुसंख्यक है, सभी लोग भारतीय हैं। हर वक्त इनकी शरारत, खुराफात और आदत चल रही है। तो हर चीज में ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक देखते हैं, हिंदू मुसलमान देखते हैं और जातिवाद देखते हैं। तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और तो वो बल्कि उत्तेजित होकर के वो भारती भाई कह रहा था कि एक ऐसा जानवर है, उसके आगे अच्छा से अच्छा पकवान या खाना सामने रख दीजिए, वो उसको खा नहीं सकता। वो फिर उसको छोड़ करके वो गंदगी की ओर भागता है और उसी को खाता है। और उसकी तुलना जो है आजकल के जितने भी विखंडनकारी ताकतें हैं जो हमेशा जातिवाद के आधार पर और अल्पसंख्यक की मानसिकता से, दलित की मानसिकता से, और जो जिसकी सोच है, जिसकी आदत है, वही लोग कह रहे हैं कि मुसलमान बनना चाहिए, हिजाब वाला बनना चाहिए, वो वाला बनना चाहिए। लेकिन ये सारी समझ जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को होना पड़ेगा, वरना तो ये देश को जो है बहुत कम ही समय में जो है ये बर्बाद कर देंगे। और उस बर्बादी में सबसे आगे नाम लिखा जाएगा इस बीजेपी का, जो कि सारे देश के दुश्मनों को पाल रही है सिर्फ वोट के लिए। बीजेपी का एक सिपा सालार यूट्यूबर है सुशांत सिन्हा, वो दिखा रहा था कि इस नेहरू ने सरदार पटेल के परिवार के साथ क्या कैसा व्यवहार किया, आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। ये बीजेपी जो है सुशांत सिन्हा जैसे लोगों से सरदार पटेल के विषय में कि सरदार पटेल के साथ क्या व्यवहार हुआ, यहीं तक सीमित क्यों रखती है बीजेपी क्यों नहीं अपनी ओर से दिखाती कि इसने इस जेएनपीसी का वो गद्दार नेहरू जो है हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या किया। बीजेपी वालों, मोदी महोदय, इसको क्यों नहीं दिखवाते? पटेल पर ही क्यों रुक जाते हो? इनकी ये बीजेपी वालों की साजिश है कि पटेल पर इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की राजनीतिक बखिया उतनी नहीं उधड़ेगी जितना कि जब ये प्रकरण आएगा हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, तब इन दोनों की देश के खिलाफ की गद्दारी के यानी सारे पन्ने खुलेंगे। तो उसको ये बीजेपी जो है हमेशा जो है बैक बर्नर में रखवाती है। सुभाष चंद्र बोस के साथ इस जेएनपीसी ने क्या गद्दारियां की है, इस पर बीजेपी वाले जो है बिल्कुल नहीं, यानी न कोई चर्चा चलवाते हैं, न कोई सुशांत सिन्हा को डिप्यूट करते हैं, वो बस सरदार पटेल तक। तो सरदार पटेल तक ही जो है कि नेहरू का क्या व्यवहार रहा, इसको सीमित करने के पीछे बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश है, सिर्फ इस जेएनपीसी को बचाने का, और वो भी बचाने का, जबकि उसकी करतूत क्या है? नेहरू की गद्दारी का है। अरे वो जो है सन 1939 यानी सन 1938 में तो हरिपुर अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो है निर्विरोध कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। वो कांग्रेस जो कि
बनाई गई थी अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी के लिए, दलाली के लिए, उसकी चमचागिरी के लिए। और सुभाष चंद्र बोस थे कट्टर देशभक्त, और अंग्रेजों को कोई ईंट का जवाब पत्थर से देने में विश्वास रखते थे। वो अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब भी देना चाहते थे, और लेकिन वो अब उनको वैसा संगठन मिला जो कि सिर्फ दलाली के लिए बना था, चमचागिरी के लिए बना था और मुखबिरी के लिए बना था। तो जब उसको देशभक्ति के रास्ते पर यानी ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तो हम तुम्हारे नेताजी को भी कुछ तकलीफ हुई, और इन कांग्रेसियों को तो जो तकलीफ हुई तो हुई। तो अगले साल माने 1939 में जब चुनाव होने हुआ, तब ये जो मोहनदास करमचंद गांधी मंडली ने बिल्कुल ठान लिया कि अब इस बार किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनने देना है। ये सब उन्होंने ठान लिया। तो इन सबों ने सोचा कि यदि इस बार भी यदि सर्वसम्मत वाला रास्ता अख्तियार किया जाएगा, तो फिर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष स्वतः बन जाएंगे, क्योंकि उनकी शैली भी लोकप्रिय हो गई थी। तो इन सबों ने सोचा कि यदि सर्वसम्मत वाला तरीका अपनाया जाएगा, तो इस बार भी यानी 1939 में जो कि त्रिपुरी अधिवेशन था, इस बार भी वो सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे। तो इन्होंने एक दूसरा वो हल्ला करना, माने दे स्टार्टेड क्लैमरिंग, माने वो हल्ला करना शुरू कर दिए कि भाई इस बार जो है सर्वसम्मत वाली बात नहीं चलेगी। इस बार अब कंटेस्ट होगा, चुनाव होगा, कांग्रेस अध्यक्ष के पद का चुनाव होगा। इसके पीछे गांधी माने मोहनदास करमचंद गांधी और उसकी मंडली की मंशा ये थी कि कोई कैंडिडेट खड़ा कर देंगे, प्रचार करेंगे, पूरा जी जान लगा देंगे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हरा देंगे। तो यही साजिश इन समूह ने किया। वो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा किया, सीतावीरमैया पट्टाभीरमैया को, और इन समूह ने जी जान से जो है सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ दुष्प्रचार किया। ये गांधी तो मोहनदास करमचंद गांधी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ प्रचार करते करते अपनी पूरी राजनीतिक जो प्रतिष्ठा, राजनीतिक पूंजी लगा दिया। वो कहा कि सीतावीरमैया पट्टाभीरमैया की हार हमारी व्यक्तिगत हार है। तब भी हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की साजिश को नाकाम किया, और उस चुनाव में उसके उम्मीदवार सीतावीरमैया पट्टाभीरमैया को हराया। तो इसको बीजेपी वाले, मोदी महोदय, आरएसएस वाले नहीं कहने देंगे। ये झूठा जो है ला करके सुशांत सिन्हा के द्वारा जो है पटेल के साथ क्या हुआ उसके विषय में हुआ खड़ा करेंगे। तो बीजेपी वालों की गद्दारी जो है, मैंने इन गद्दारों को बचाने में यह देश को जानना बहुत जरूरी है। सुभाष चंद्र बोस की सेना, आजाद हिंद फौज, जब 1945 के आसपास अंग्रेजी सेना को हराते हुए, यानी सुभाष चंद्र बोस जी की जो सेना थी आजाद हिंद फौज, अपने देश को आजाद कराने के लिए सीधे आजाद कराने के लिए अंग्रेजी सेना को हराते हुए, परास्त करते हुए रंगून से कोहिमा, जो कि इसमें नागालैंड की राजधानी है,
वहां तक आ गई थी। तो जब इन अंग्रेजों को लगा कि आजाद हिंद फौज जो है ये उसकी सेना को हरा सकती है और पूरे देश पर कब्जा कर सकती है, और इन अंग्रेजों को जिसके पात्र हैं उसी तरह लात मार करके वो भगा भी सकती है। तो अब इनके हाथ पांव फूलने लगे, इनकी सांस इनकी छाती फूलने लगी। तो इंग्लैंड से और अमेरिका से, और ये वास्तव में ये रिकॉर्डेड तथ्य है, इंग्लैंड से और अमेरिका से बराबर टेलीग्राम, इसलिए कि उसमें न तो टेलीफोन था, न तो मोबाइल था, न तो इंटरनेट था, कुछ नहीं था, सिर्फ वो जो है टेलीग्राफ कम्युनिकेशन था, टेलीग्राम था। टेलीग्राम आया करते थे इन दोनों गद्दारों को, मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू को। वो टेलीग्राम मैंने इंग्लैंड से अमेरिका से ये आते थे कि सुभाष को भारत की धरती पर आने से कैसे भी किसी भी तरीके से रोको, नहीं तो नेहरू की क्या विसात है, गांधी का भी राजनीतिक जीवन, गांधी का भी वो राजनीतिक जो भविष्य है वो भी अंधकार के गर्त में चला जाएगा। इस तरह की चेतावनी इंग्लैंड वाले और अमेरिका वाले दे रहे थे इन दोनों को, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू को। इसके बाद इन सबों ने देश के साथ क्या क्या गद्दारी की उसको देखिए। इस मोहनदास करमचंद गांधी ने तो उसमें भी ऑल इंडिया रेडियो चलती थी, आकाशवाणी जिसे आप कहते हैं। उस आकाशवाणी से, ऑल इंडिया रेडियो से ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने आजाद हिंद फौज, जो कि इस देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजी सेना से लड़ रही थी, तो ये मोहनदास करमचंद गांधी आकाशवाणी से आजाद हिंद फौज के खिलाफ भारतीयों को और वो भारतीय जो कि अंग्रेज सेना में भर्ती थे, दोनों को आह्वान किया। किसके खिलाफ? आजाद हिंद फौज। और कौन आजाद हिंद फौज? जो इस देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजी सेना को परास्त करते हुए वो रंगून से कोहिमा तक आ गए थे। इस स्तर की गद्दारी किया इसने मोहनदास करमचंद गांधी ने। और दूसरी ओर ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए तो जापान घुटनों पे आ गया और जापान की ही सहायता से ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जापान और जर्मनी की सहायता से जो है उनकी योजना थी वो अंग्रेजों को भगाने की। इसलिए कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो भारत का दुश्मन अंग्रेज और अंग्रेजों का दुश्मन जर्मनी और जापान, तो ये दोस्त तो ये नेचुरल दोस्त हो गए। तो जब वो अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर 1942 में परमाणु बम गिराया तो जापान घुटनों के बल आ गया। तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो इसको ताड़ गए और सीधे जो है वो रूस की ओर रुख किए। तो उसकी भी एक विशेष कहानी है। यही तो आवश्यकता है कि ये गद्दार बीजेपी यदि सुभाष चंद्र बोस के विषय में तमाम उसकी कहानियाँ, तमाम वृत्तांत, तमाम बातें आती तो इस देश में देशभक्ति आती। लेकिन ये उसी जेएनपीसी की लाइन में सुभाष चंद्र बोस के हर उस चीज को दबाना चाहती है ये बीजेपी। ये कम गद्दार नहीं है इस देश के लिए। तो वो जो है रूस की ओर वो रुख किए। और चूंकि जो खुफिया एजेंसी थी अमेरिका की, इंग्लैंड की, और ये दोनों देश, इंग्लैंड भी अमेरिका भी, ये सुभाष चंद्र बोस और उनकी सेना से खौफ खाते थे
और बराबर अपनी खुफिया से, इंटेलिजेंस से नजर रखते थे कि इनकी हर गतिविधियों पर, कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, सब पर। तो तब इनको पता चला कि ये वहाँ रूस की ओर जा रहे हैं। तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने नेहरू से कहा, वो भी व्यंग्यात्मक लहजे में, तुम्हारा दोस्त माने मतलब तुम्हारा दुश्मन सुभाष चंद्र बोस वो रूस में टहल रहा है। तो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू रूसी शासकों से मिलकर के सुभाष चंद्र बोस को रूस में ही पकड़वाया। और रूस में एक साइबेरिया का क्षेत्र है जिसमें बहुत घने घने जंगल हैं। उन जंगलों में बिहड़ किस्म के जेल बने हुए हैं। उन जेलों की विशेषता है कि यदि किसी को बंद कर दिया जाए तो वो जेल से बाहर नहीं आ सकता, वो सीधे ऊपर ही जाता। ऐसे ही किसी जेल में हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बंद करवाया और निर्मम यातनाओं के साथ ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू रूसी शासकों से मिलकर के उनकी हत्या करवाई। ये कुछ तथ्य हैं, लेकिन अभी ये सरकार की जांच एजेंसी के द्वारा इसको प्रमाणित होना बाकी है, जो कि ये गद्दार जो है ये बीजेपी वाले और मोदी जी अब तक नहीं कर रहे हैं, नाम भुनाते हैं सिर्फ। देश को जरूरत है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के रहस्य के ऊपर से पर्दा हटाए, कुछ काम करे। ये तो दिन रात उसी गद्दार जीएनपीसी गद्दार राहुल गांधी की खिदमत में लगा हुआ है ये मोदी जो है। तो अब उनकी हत्या कराने के बाद किसी का भी ध्यान इस साजिश की ओर न जाए, इसने इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने एक अलग कहानी रचवाई। वो कहानी ये रचवाई कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो टोक्यो या जापान से रंगून के लिए या सिंगापुर के लिए हवाई जहाज से चले थे और उनका हवाई जहाज ताइवान के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसी दुर्घटना में, उसी हवाई जहाज दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। एक झूठी कहानी। इस झूठी कहानी पर भारत के लोगों का विश्वास दिलाने के लिए इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने एक जो है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के अंतर्गत कमीशन ऑफ इंक्वायरी के तहत उस पर सत्यता का मुहर लगवाया, ठप्पा लगवाया। तो उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो कि शाहनवाज साहब थे, वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, तो उन्होंने उस पर ठप्पा लगा दिया कि भाई कि हवाई जहाज दुर्घटना में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की बात है वो सही है, ताकि ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू इसलिए कि लोगों का विश्वास इसी पर हो और जो जिस साजिश के तहत इसने अपने परम आदरणीय राष्ट्र महानायक और राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या जो करवाई थी, उधर किसी का ध्यान न जाए। और फिर हालांकि और फिर वो जो है उसी झूठी कहानी पर यानी लोगों का विश्वास ला करके, ताकि किसी का ध्यान इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की उस साजिश के तहत इसने हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या करवाई, उधर किसी का ध्यान न जाए। उसकी बेटी जो गद्दार थी इंदिरा गांधी, उसने भी जो है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खोसला साहब के अधीन एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी के जरिए फिर उसी झूठी कहानी पर ठप्पा लगवाया कि इनकी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो है हवाई जहाज दुर्घटना में हुई थी। तो इस कदर सब ये देश विरोधी गद्दार तो तमाम है। इस पर बीजेपी वाले जो है सुभाष चंद्र बोस के विषय पर कोई न कहानी, न कोई चर्चा, न कोई गोष्ठी, कुछ नहीं।
सिर्फ सरदार पटेल तक दिखाएंगे, कुछ वोट मिल जाएगा बस। इतने बड़े गद्दार हैं बीजेपी वाले और मोदी आरएसएस वाले। वो तो कहिए कि लेकिन देश अभी अशांत है। हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के विषय में जितना ही ढक रहे थे, जितना ही पर्दा डाल रहे थे, हमारे देश के लोग अशांत हैं, जाने कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई कि देश को बहुत बड़ी जिज्ञासा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के विषय में यानी कुछ दाल में काला है जो कि सरकार छिपा रहे। तो तीसरा, तो पटना हाई कोर्ट ने एनडीए गवर्नमेंट, उसमें वाजपेयी महोदय, उसमें एनडीए की सरकार थी और वाजपेयी महोदय वो प्रधानमंत्री थे। तो पटना हाई कोर्ट ने वो एनडीए सरकार को आदेश दिया और इसके बाद जो है तीसरा कमीशन बैठा, वो भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, वो मुखर्जी साहब, पूरा नाम तो इसमें हमको भूल रहा है, लेकिन मुखर्जी साहब थे। तो अब वो बकायदे उन्होंने, मुखर्जी साहब ने सबसे माने वो उस जांच में भी किस तरह से ये जेएनपीसी के लोग जो है माने वो सहयोग नहीं कर रहे थे, वो भी जो मुखर्जी कमीशन की जो जांच है, उस जांच के संबंध में जिस तरह से सहयोग नहीं कर रहे थे, दस्तावेज नहीं दे रहे थे, उससे भी काफी चीजें स्पष्ट हो जाती कि किस तरह से साजिश करके वो गद्दार नेहरू ने हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक और राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरवाया होगा। तो खैर, तो लेकिन मुखर्जी कमीशन को अपनी रिपोर्ट बनाते बनाते तब तक ये एनडीए सरकार जो है वो जा चुकी थी और यूपी सरकार आ चुकी थी। और लेकिन उस मुखर्जी कमीशन ने मैंने इसका निष्कर्ष निकाला कि नेताजी की मृत्यु हवाई जहाज दुर्घटना में हुई थी, ये कहानी सत्य नहीं है। इतना तो पर्दा उसने उठा दिया कि ये झूठी कहानी बनाई गई है। मुखर्जी कमीशन ने ये साबित कर दिया। अब चूंकि सरकार फिर आ गई मैंने भारत के दुश्मनों की, तो इन सबों ने मुखर्जी कमीशन के रिपोर्ट को फिर जो है दबा दिया। किसी ने पूछा लोकसभा में, शायद लोकसभा में या राज्यसभा में, कि मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट का क्या हुआ। उसमें वो मंत्री था अशोक चौहान और शायद वो विदेश राज्य मंत्री था वो, और तो विदेश मंत्रालय भी इसी मनमोहन के पास था। मनमोहन की दस्तखत से वो एक जवाब बना और उस जवाब को अशोक चौहान ने जो विदेश राज्य मंत्री था जवाब क्या दिया, जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा गौर से सुने। उसने अशोक चौहान ने ये जवाब दिया, चूंकि ये रिपोर्ट पिछली 2 रिपोर्टों से यानी खोसला कमेटी और सानाज कमेटी की रिपोर्ट से मेल नहीं खाती थी, इसलिए हमने इसको खारिज कर दिया। इसी तरह से ये साजिश करते हैं देश के खिलाफ ये जेएनपीसी वाले। लेकिन ये तब बात आएगी ना, ये तो मैं सीमित रूप में कह रहा हूँ। इंक्वायरी बैठती, चर्चा होती, गोष्ठी होती सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन पर, तब ये सारी बातें आती। लेकिन सब सारी बातें आती तो माने ये जो जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद वो इंदिरा और सभी के देश के खिलाफ गद्दारियों का वो जो है पर्दाफाश होता है के विषय में पर्दाफाश होता है, जो कि बीजेपी नहीं चाहती है। यही तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझना है
कि बीजेपी राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके कितना राष्ट्र विरोधी जो है वो मैंने गतिविधियों में लिप्त है, ये समझने की जरूरत है। सिर्फ जेएनपीसी को बचाना इसका एकमात्र कार्यक्रम है, और आरएसएस वालों का भी। जेएनपीसी जो है कितनी भी आरोप लगाए, उस आरोप को स्वीकारना, ये काम है इसका बीजेपी वालों का। और जेएनपीसी कितनी खतरनाक है इस देश के लिए, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन धीरे धीरे समझ रहे हैं। कितनी गद्दार है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझ रहे हैं। इन्हीं के पालतू पत्रकार, उनकी क्या मानसिकता होगी, और वो क्या कर सकते हैं। तो हालांकि भारतीय जनता दल उनकी टिप्पणियों पर कोई टिप्पणी करना जो है बिल्कुल देश के लिए आवश्यक नहीं मानता, लेकिन इन पत्रकारों की मानसिकता पढ़ करके जेएनपीसी वालों की मानसिकता को समझना जरूरी होता है। तो उसका कोई आशुतोष कह रहा था, आशुतोष करके पत्रकार है, जो कि पहले पत्रकार था, फिर सत्ता के लालच में भागे भागे गया वहाँ आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी में जो केजरीवाल के द्वारा धक्का खाने के बाद फिर आ गया यहीं पर, और वो नौकरी तो मिली नहीं, उसने अपना एक सत्य हिंदी करके उसने खोला हुआ है यूट्यूब, और उसी पर तमाम गंदगी ये फैला रहा है। तो फैलाते ये सुनने में आया कि वो कह रहा कि यूट्यूब वाले सर जो है हमारे महापुरुष, किसको, जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी। अरे भाई, ये मोहनदास करमचंद गांधी, आशुतोष महोदय और जवाहरलाल नेहरू देश के बहुत बड़े गद्दार हैं। अब आपकी नजरों में ये महापुरुष हैं, इसी से पता चलता है कि आपकी मानसिकता क्या है और आपका माइंडसेट क्या है। तमाम तथ्य जो है भारतीय जनता दल ने इसी यूट्यूब के माध्यम से बताया हुआ कि कितने बड़े गद्दार जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू है। और उसको तुम कह रहे हो कि महापुरुष है, तो जाहिर सी बात है तुम लोगों का जो वो पत्रकारों का जो गिरोह है, हालांकि हमको तुम नहीं कहना चाहिए, बात सही है, लेकिन हमारे देश के लोग बताएं कि इन गद्दारों देश के गद्दारों की पैरोकारी करने वालों को कैसे संबोधित किया जाए, और किसके वो पात्र हैं। पात्रता पहले ये बता दें। अरे वो धन मनाए कि ये जो है कार किस्म का मोदी बैठा हुआ है। कोई देशभक्त होता और जनता में जागरूकता होती, दो बात, देशभक्त की का शासन होता या जनता में जागरूकता होती, तो आशुतोष जैसे लोगों को पहले तो मुंह पर कालिक पोतते, मुंह पर थूकते कि तुम देश के गद्दारों के परोपकारी कर रहे हो, और इसी देश की जनता जिसमें कम से कम हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस और अमर शहीद सुब्रमण्य भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गैडेलियो की देशभक्ति का भाव होता, और उस नजरिए से देखते तो पता चलता है कि तुम कितने बड़े गद्दार हो, आशुतोष जैसे लोग, तो जनता तुम्हारे मुंह पर कालिक पोतती, तुम्हारे मुंह पर थूकती, और बहुत संभव कि तो तुम जैसे पत्रकारों को जो लुटियन वाले हैं उनको लात मार करके बाहर करती है जनता। वो जागरूकता नहीं है, वो जागरूकता भी नहीं है, और कार किस्म का बैठा हुआ कार और देश के दुश्मनों का रक्षक बैठा हुआ है ये मोदी। ये तो खैर मनाओ बस। तो ये हाल है विषयों का। अब जब ये तथ्य रखा जा रहा है कि देश को जो है
देश को बांटना, मतलब कि पाकिस्तान बनाना, इसके दो ही अपराधी हैं, दो ही किरदार हैं, गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। उसके साथ मिला हुआ था माउंटबेटन। तो कोई कह रहा था, हालांकि जेएनपीसी वाले शुरू से अब तक, और जेएनपीसी का हर एक उसका नेता प्रवक्ता सिर्फ झूठ ही बोलता है। वो हाँ, उस झूठ से बीजेपी के नेताओं और प्रवक्ताओं को सब भीगी बिली बना देते हैं। बात दूसरी है। तो सब झूठ ही बोलते हैं। तो ये चला रहे थे कि सरदार पटेल जो है विभाजन के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए, अब तक ये जेएनपीसी वाले अब बीजेपी वाले दोनों मिलकर के विभाजन के लिए जिन्ना साहब को जिम्मेदार वो बना रहे थे। अब जब इस चीज का पर्दाफाश हो रहा है, तो जेएनपीसी वाले अब अलग से उसे सरदार पटेल को जिम्मेदार बनाने की मुहिम चला रहे हैं। जो सरदार पटेल जो है बीजेपी वालों के लिए आदर्श बन गए, और जिन्होंने जो है 562 रियासतों को मिलाया, अब उसको विभाजन के लिए जिम्मेदार बनाने का वो चला रहे हैं कि सरदार पटेल ने कहा था कि कितनी मारकाट हो रही है और देश का विभाजन जरूरी है। भारतीय जनता दल का तो जो इनको बेनकाब जो कर रहा है वो कर ही रहा है। बस एक सवाल कर रहा है कि जेएनपीसी वालों जरा इसको भी चलाओ कि जब वो मारकाट हो रही थी देश में, जब मारकाट चल रही थी देश में, जो डायरेक्ट एक्शन के बाद जो है, हालांकि वो डायरेक्ट एक्शन जो जिन्ना साहब ने किया था इन कांग्रेसियों के खिलाफ किया था, लेकिन ये कांग्रेसी जेएनपीसी वाले इतने शातिर हैं कि डायरेक्ट एक्शन को इन सबों ने सांप्रदायिक रंग दे दिया, सांप्रदायिक दंगों में उसको तब्दील कर दिया। तो सांप्रदायिक दंगों में जब तब्दील हो गया, मारकाट शुरू हो गई, तो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने नाटक के रूप में ही ये इसको एक नाटक के रूप में ही गद्दार जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखा कि भाई तुम गद्दी से उतर जाओ और ये और प्रधानमंत्री का पद छोड़ दो और मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने दो, ताकि ये मारकाट जो है वो बंद हो जाए। तो नेहरू ने जो है उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के पत्र के जवाब में कहता है कि जिन्ना को प्रधानमंत्री, मैं उसको अपनी कैबिनेट का चपरासी भी नहीं बनाऊंगा। तो ये जेएनपीसी वाले, कांग्रेस वाले जरा इसको भी चला दें। जब जहां देखिए, ये बीजेपी वाले तो नहीं बोलेंगे। बीजेपी वाले जो है जब ये जेएनपीसी इनके आदर्श मतलब कि इनके बीजेपी वाले का आदर्श जो है सरदार पटेल, हालांकि वो पूरे देश का आदर्श है, इस बात में नहीं है, लेकिन नेहरू का सामना करने के लिए जो खड़ा किए हैं सरदार पटेल को, तो यही तो समझने ये समझने की आवश्यकता है कि अब तक बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, बीजेपी वाले और जेएनपीसी वाले मिलकर के देश विभाजन के लिए जिम्मेदार जो है वो बता रहे थे जिन्ना साहब को। अब ये और जब ये भारतीय जनता दल असलियत सामने ला रहा है कि नहीं भाई, देश बांटा गया है, वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू की सत्ता हथियाने की हवस को पूरा करने के लिए, और इसके लिए जिम्मेदार जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, और उसके साथ मिला हुआ था माउंटबेटन। यही तीन जो है उसके जिम्मेदार थे। जब ये तथ्य देश के सामने फैल रहा है, लोग जान रहे हैं, तब फिर अलग से ये जेएनपीसी वाले चला रहे हैं कि देश विभाजन का जिम्मेदार जो है वो सरदार पटेल थे, जिन्होंने जब वो मारकाट हो रही थी देश को बांटना जरूरी है। अब तक जो है ये जेएनपीसी वाले चला रहे थे कि टू नेशन थ्योरी या
या पाकिस्तान बनने का सिद्धांत या देश का विभाजन के लिए जिम्मेदार जो है आरएसएस है या वो वीर सावरकर हैं, इस हिसाब से अब जो है अब ये चौथा चक्र चला रहे हैं कि इसके लिए वो पटेल जी जिम्मेदार हैं। कौन पटेल? जिनको ये बीजेपी वाले नेहरू के सामने रख रहे हैं सिर्फ नेहरू को बचाने के लिए। अब जो है पटेल के ऊपर जो 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 जो, जो, जो इन सबों ने आक्रमण किया जेएनपीसी वालों ने, तो फिर बीजेपी वाले फिर से ये भीगी बिल्ली बन गए सिर्फ इस जेएनपीसी वालों को बचाने के लिए। तो ये तो इनका मतलब कि जो भी कर लीजिए, अब शब्द ही खत्म हो गए, चाहे डबल स्टैंडर्ड कर लीजिए। कुछ लोग जो है वो दोगलापंथी भी कहते हैं, मैं तो नहीं कहता हूं लेकिन लोग कहते हैं। और देखिए कि ये जेएनपीसी अब चला रही कि देश विभाजन के लिए जो है वो सरदार पटेल, ये तो देश भी जानता है कि जिसने 62 रियासतों को मिलकर भारत बनाया, उसको ये सब कह रहे हैं कि जो है देश विभाजन के लिए वो जिम्मेदार है। लेकिन भारतीय आवाम ताकत दल का ये जो बीजेपी वालों के जो मैंने भीगी बिल्ली बन करके मैंने जेएनपीसी के नेताओं और प्रवक्ताओं के आगे ये बीजेपी के नेता प्रवक्ता जो भीगी बिल्ली बन करके उसको जो बचाने की जो साजिश करते हैं, उसको तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाईमान बहुत गौर से देखें और समझें कि देश के दुश्मनों को बचाने वाला देश का दुश्मन होता है। ये बात सही है, लेकिन इसके आगे जो है भारतीय आवाम ताकत दल को कुछ नहीं कहना, बल्कि ये कहना है कि जेएनपीसी महोदय आप जरा इसको भी तो चलाइए कि मोहनदास करमचंद गांधी ने खुद जो है जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है ये नेहरू को प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए चिट्ठी लिखी थी। और वो नेहरू कह रहा है कि इस जिन्ना को प्रधानमंत्री क्या है, मैं उसको अपने कैबिनेट में चपरासी भी नहीं बनाऊंगा। तो इसको भी चलाओ भैया। तो इसी से तो बिल्कुल पुष्ट हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा और ये माने हकीकत सामने आ जाएगी कि देश बांटने का जिम्मेदार जो है, असली जिम्मेदार गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी हैं कि पटेल हैं कि जिन्हें साहब। तो इसको भी चला दो। और तो ये सब हमेशा झूठ ही बोलते हैं जेएनपीसी वाले और उनके जितने भी पालतू किस्म के पत्रकार हैं, सब झूठ, जितने भी उनके जेएनपीसी के नेता प्रवक्ता और राहुल गांधी सब झूठ ये बोला करते हैं। तो एक झूठ और चला रहे हैं। मैंने सुना गया है कि कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज के लिए जो 25 लाख रुपया दिया था, 25 से लेकर 50 लाख पता नहीं दिया था, ये सब निरा झूठ है। बल्कि इस संबंध में जेएनपीसी वाले ये चलाएं कि जब आजाद हिंद फौज वो जो है बने वो यानी तितर बितर हो गई और डिसइंटीग्रेट हो गई जो भी है, तो ये माउंटबेटन के कहने पर ये नेहरू गया था रंगून या सिंगापुर। आजाद हिंद फौज का 20 किलो या 50 किलो जो भी है, 20 किलो या 50 किलो सोना जो है ये चुरा लाया नेहरू। तो आजाद हिंद फौज का 50 किलो सोना चुराने वाला की ओर से कोई ये कहे कि ये आजाद हिंद फौज बनने के लिए इन सबों ने वो 25 लाख या 50 लाख रुपया दिया था,
तो हमारे देश के लोग भी इसको समझें। तो भारतीय आवाम ताकत दल तो बस यही कह रहा है जेएनपीसी वालों से कि इस खबर को भी तो चलाओ कि नेहरू जब गया था वहाँ रंगून जो है वो आज़ाद हिंद फौज के संबंध में, तो ये माने 20 किलो या 20 किलो या 50 किलो का सोना ये जो है वहाँ से चुरा लाया था। तो उसके लोग कहते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के बनने में कांग्रेसियों ने जो 25 लाख रुपया दिया था। हमारे देश के लोग जो है देखिए इस उलझन में न पड़े। ये सब देश के बड़े खतरनाक दुश्मन हैं, इन दुश्मनों का निस्तारण करना है, लेकिन अभी भी मानसिक गुलामी है। राहुल के साथ जब देखा जाता है कि लोग चलते हैं, और अभी सुना है कि केरल में शायद वो गद्दार नेहरू का यानी वो कोई मंदिर किसी ने बनाया है। ये देश पर वो इस तरह का माइंडसेट, इस तरह की मानसिकता और इस तरह का की करतूत कि गद्दार जवाहरलाल नेहरू के लिए मंदिर बनाया जाए, देश के लिए बहुत बड़ा कलंक है। वो नेशनल वो जो ब्लॉट है, स्लर है। तो इस सब का जो दवा है, पेनेसिया है, इलाज है भारतीयता के माहौल में आइए, भारतीयता के आधार पर एक होइए और एक होकर के उसी ईवीएम मशीन पर, उसी बूथ पर इन सारी देश विरोधी ताकतों को जो कि राजनीतिक दलों के बेच में है, इनको नष्ट में नाबूद करने की ठानिए, कटिबद्ध होइए, प्रतिबद्ध होइए, तब जाकर के ये देश विरोधी ताकतें जो है वो मैंने व्यूहपस्त होना शुरू करेंगी। तो इन्हें आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।